गुड इवनिंग सभी को। तो अपने निमेटोलॉजी के अंदर प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स पढ़ रहे थे और इसके अंदर कल अपने 4-5 निमेटोड्स पढ़े थे। सबसे पहला अपने पढ़ा था मेलेडोगाइनी रूट नोड निमेटोड, हिटेरोडेरा पढ़ा, ग्लोबोडेरा पढ़ा और उसके बाद में एंगविना पढ़ा, है ना। और एंगविना निमेटोड्स के बारे में अगर बात करें, रेनिफॉर्म भी पढ़ा था, रेनिफॉर्म निमेटोड। एंगविना निमेटोड के बारे में बात कर रहे थे। और एंगविना ट्रिटिसाई जो निमेटोड है वो बेसिकली वीट के अंदर डिजीज कॉज करता है, जिसको अपने बोला था वीट के अंदर जो डिजीज कॉज करता है उसको बोला सेहू डिजीज, बोला सेहू बोल दिया, गेगला डिजीज, मेमनी डिजीज को बोल देते हैं। या इसको बोलते हैं ईयर कोकल, क्योंकि इसके सिम्टम्स के कारण है ना। सिम्टम्स कैसे है इसके अंदर, अपने जो ईयर या स्पाइक बन रही है उसके अंदर क्या होगा, गॉल फॉर्मेशन होगा, कोकल्स बनेगी, इसलिए इसको बोला ईयर कोकल डिजीज। और ये निमेटोड अपने बात की थी कि रूट्स के ऊपर अटैक नहीं करता। जैसे प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट के साथ साथ ये अपने ऊपर आता है और ऊपर आकर लीव्स के ऊपर अटैक करता है। अर्ली स्टेज के अंदर लीव्स को फीड करता है, लेकिन जैसे ही स्पाइक फॉर्मेशन होता है तो स्पाइक्स के ऊपर यानी फ्लोरल पार्ट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये निमेटोड क्या होता है, साथ के साथ एक और भी डिजीज को इंड्यूस कर सकता है ये, और वो जो डिजीज है उसको बोलते हैं येलो ईयर रोट डिजीज। येलो ईयर रोट डिजीज होती है, ये बेसिकली बैक्टीरिया से होती है, निमेटोड से नहीं होती। तो फिर निमेटोड में क्यों पढ़ेंगे, निमेटोड में इसलिए पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली अकेला डिजीज कॉज नहीं कर सकता। ये डिजीज होगी तो ये एंगविना ट्रिटिसाई निमेटोड्स के कारण ही होगी। अगर एंगविना ट्रिटिसाई निमेटोड का अटैक वीट की क्रॉप में नहीं है, मतलब वीट की क्रॉप के अंदर अगर सेहू डिजीज नहीं है, ईयर कोकल डिजीज नहीं है, तो फिर येलो ईयर रोट डिजीज भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि येलो ईयर रोट डिजीज जिस पैथोजेनिक बैक्टीरिया से हो रही है वो बैक्टीरिया अकेला कभी भी डिजीज कॉज वीट के अंदर नहीं कर सकता। कारण कि वो बैक्टीरिया अपने फ्लोरल पार्ट के अंदर अपने आप इंफेक्शन नहीं कर सकता, उसको चाहिए वेक्टर जो कि उसको उस फ्लोरल पार्ट के अंदर एंट्री दिलाए, और उस फ्लोरल पार्ट में एंट्री दिलाने का काम उसको कौन करता है, एंगविना ट्रिटिसाई करता है। इसलिए कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो अपने गेहूं का जो अपने येलो ईयर रोट डिजीज है, उस डिजीज का जो एसोसिएशन है या उसका संबंध है वो कौन सी रोग के साथ है, कौन सी फसल या फसल के कौन से रोग के साथ है, तो वो गेहूं की फसल है उसके सेहू रोग के साथ। और सेहू रोग किससे हो रहा है, एंगविना ट्रिटिसाई से। तो अगर खेत के अंदर एंगविना ट्रिटिसाई गेहूं के अंदर आया तो ही येलो ईयर रोट डिजीज आएगी, अकेली येलो ईयर रोट डिजीज नहीं आ सकती। इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गेहूं का ईयर कोकल या सेहू डिजीज है ये किससे होती है, तो बोलेंगे निमेटोड से होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो गेहूं है उसका येलो ईयर रोट डिजीज है वो किससे होती है, तो क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया प्लस निमेटोड, दोनों के कारण होगा, अकेला बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं कर सकता। इन पैथोजन है जो सिम्टम्स शो कर रहा है वो तो कौन कर रहा है, बैक्टीरिया ही कर रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया अकेला उस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन नहीं कर सकता। उसको एक बार इन्फेक्शन करवाने के लिए तो जिम्मेदार कौन है, एंगविना ट्रिटिसाई, है ना। तो यही अपने इसके बारे में कल कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कि जो एंगविना ट्रिटिसाई है ये अपने बेसिकली रूट को अटैक ना करके इसकी जो J2 स्टेज होती है वो कहां पर अटैक करती है, लीव्स के ऊपर अटैक करती है, और उसके बाद में फ्लोरल पार्ट के अंदर वहां पर क्या होता है, गोल फॉर्मेशन होता है, और उसके कारण क्या बनती है, वहां गोल्स बनती है, कोकल्स बनती है। और उन कोकल्स को बात की थी वो सीड के साथ मिक्स हो सकती है, वो सॉइल में जा सकती है, और वो 38 ईयर्स तक भी वैसी की वैसी रह सकती है क्रिप्टोबायोटिक स्टेज के अंदर। क्रिप्टोबायोटिक मैंने आपको बता दिया था कि क्रिप्टोबायोटिक मतलब कोई भी एबायोटिक फैक्टर होता है उसकी एब्सेंस में, है ना। तो पानी के एब्सेंस में डेसिकेशन कंडीशन के अंदर निमेटोड्स अपने टेम्परेरी डेथ के रूप में पड़े रहते हैं, और जैसे ही वापस होस्ट ग्रो करते हैं तो वो फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन में वापस एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने यहाँ तक एंगविना ट्रिटिसाई कल बताया था मैंने आपको। इस प्रकार के जैसे यहाँ पर देखेंगे ये हेल्दी स्पाइक है, ये क्या है, डिजीज स्पाइक है ना। इसके अंदर आप देखेंगे जो सीड्स है, सीड की जगह मोटी मोटी गोल्स फॉर्मेशन हो जाती है, कोकल्स यानी गांठें बन जाती है ना। यही गांठें बाद में जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इस प्रकार की सीड लाइक स्ट्रक्चर ही अपने को ब्लैक ब्लैक कलर की दिखाई देती है, जिनके अंदर क्या होते हैं, जुवेनाइल्स होते हैं निमेटोड्स के।
ये जो सेकंड सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं ये दूसरी डिजीज के, ये कौन सी डिजीज है? ये है येलो ईयर रोट डिजीज। येलो ईयर रोट, येलो मतलब पीला, ईयर मतलब स्पाइक बाली, रोट मतलब सड़ना, कि बालियां सड़ती है और सड़ने के कारण बालियों से क्या होता है, पीले रंग का गाढ़ा द्रव्य निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा येलो ईयर रोट, है ना, कि बालियां सड़ती है और बालियों से पीले रंग का गाढ़ा द्रव्य निकलता है, इसलिए इसको नाम पड़ा येलो ईयर रोट डिजीज। और येलो ईयर रोट होती है वो किसके कारण होती है? वो बैक्टीरिया के कारण होती है, लेकिन वो बैक्टीरिया अकेला डिजीज कॉज नहीं कर सकता, उसको जो दूसरा वेक्टर चाहिए वो कौन होगा? एंगविना ट्रिटिसाई ही होगा। इसीलिए अपने येलो ईयर रोट डिजीज का एसोसिएशन पढ़ते हो किसके साथ पढ़ते हैं? अपने सेउन डिजीज के साथ पढ़ते हैं। तो येलो ईयर रोट बोल देते, इसको टुंडू डिजीज बोल देते हैं। इसकी अगर बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म, कोरिनबैक्टीरियम ट्रिटिसाई या इसको बोलते हैं रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई, ये बैक्टीरिया का नाम है ना। कॉजल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये क्या है? निमेटोड नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया अकेला डिजीज कॉज नहीं करता, इसको वेक्टर के लिए कौन चाहिए? एंगविना ट्रिटिसाई चाहिए। तो इसका मतलब इसका एसोसिएशन एंगविना ट्रिटिसाई के साथ है, मतलब ये बोल सकते हैं कि येलो ईयर रोट डिजीज है, उसका एसोसिएशन सेहू डिजीज के साथ में है। The bacterium is vectored on the surface of the nematode into the inflorescence, यानी inflorescence का मतलब पुष्पक्रम, जो स्पाइक बन रही है, बाली बन रही है, उस बाली के अंदर वो अपने बैक्टीरिया है, वो इस निमेटोड के द्वारा ही प्रवेश करेगा, इसको वेक्टर के रूप में काम मिलेगा, किसको? एंगविना ट्रिटिसाई को। इसके कारण सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? कौन सी डिजीज के कारण? येलो ईयर रोट डिजीज के कारण क्या सिम्टम्स होंगे? येलो स्लिमी एक्जुडेट्स ऑन द स्पाइक इन इंडिकेटिव द बैक्टीरियल डिजीज। अब कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियल डिजीज है या सेहू डिजीज है? सेहू डिजीज के कारण तो गोल फॉर्मेशन हो रहा है, वो तो कोकल्स बन रही है, लेकिन उन कोकल्स के बनने के साथ साथ अगर उसमें रोटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां से येलो कलर का एक्जुडेशन मतलब पीले रंग का द्रव्य निकलने लगता है और बालियां सड़ने लगती है, तो समझते हैं कि बैक्टीरिया का भी इसके अंदर क्या हो चुका है? इन्फेक्शन हो चुका है। उसके बाद में मैनेजमेंट का सबसे इफेक्टिव तरीका तो यही है कि आप हेल्दी सीड ही ग्रो करें। और हेल्दी सीड मतलब आपके पास में डिजीज सीड है तो उस सीड को क्या करें? 20% साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। उसके कारण क्या होता है? हेल्दी सीड हैवी होता है, वो अपने नीचे बैठ जाएगा, कोकल्स होती है जो वो क्या होती है? लाइट वेट होती है, तो ऊपर तैरने लगेगी, उनको अलग निकाल देंगे और जो हेल्दी सीड होगा उसकी वापस सोविंग कर देंगे। एक तो ये तरीका, और दूसरा फिर वो अपने केमिकल्स वगैरह उनका यूज तो अपने करेंगे कि सॉइल के अंदर अपने सॉइल ट्रीटमेंट करके भी इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने इस डिजीज का जो रिलेशन है वो बेसिकली किसके साथ में है? सेहू डिजीज के साथ में है ना। सेहू डिजीज अकेले निमेटोड से हो सकती है, लेकिन येलो ईयर रोट डिजीज अकेले निमेटोड से, ये अकेले बैक्टीरिया से नहीं हो सकती। इसको क्या चाहिए? वेक्टर में चाहिए एंगविना ट्रिटिसाई। यही कारण है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन फिर भी इसको अपने किस में पढ़ रहे हैं? निमेटोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। निमेटोड्स मूवमेंट कैसे करेगा इन्फ्लोरेसेंस तक? तो निमेटोड जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसी के साथ साथ चलता जाएगा। और कैसे ग्रो करेगा? और दूसरा आपने बात की थी कि कुछ तो अपनी सोमेटिक मसल्स होती है, उनके थ्रू उनके शरीर के ऊपर एक क्या होती है? पानी की पतली परत रहती है, उसी परत के द्वारा, और अपने उस परत के द्वारा क्या? शरीर के ऊपर नमी है, और उस नमी के कारण सोमेटिक मसल्स होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव पैदा होता है, उसी के कारण वो थोड़ा बहुत गति कर पाता है। और बाकी तो जैसे पौधा बढ़ता जाता है वैसे वैसे निमेटोड भी आगे ऊपर चला जाता है। क्या हो गया? हो गया ना कल वाला? क्या हो गया कल? सही तो है। क्या तूने आधा लिखा है क्या? बढ़िया है ना, तो अच्छा है, कम पढ़ना पड़ेगा।
आप लोगों ने मेट्रोलॉजी एक्सरसाइज शीट सोल्व की है या देखी नहीं? अभी कल टेस्ट में आएगा, फिर टेस्ट में आएगा तो क्या करोगे? शीट तो सॉल्व की नहीं होगी। 2 एक्सरसाइज शीट देना इधर न्यूमेटोलॉजी किसके पास? आप लोग शीट वीट लाते नहीं होगे भाई, या ली नहीं? अभी ली नहीं? बहुत बढ़िया है। आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सॉल्व कर रखा है, आगे की कहानी सॉल्व नहीं हुई। अभी एक्सरसाइज शीट है सभी के पास? किसी के पास में नहीं? किस किस के पास है अभी एक्सरसाइज शीट? किसके पास है क्लास? 1 2 बस, बाकी नहीं अभी है? हाँ 2 3 के पास ही है, ज्यादा नहीं है। और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हाँ लेके तो डेली आनी होती है। और मैं तो पहली क्लास से बोल रहा हूँ आपको कि क्लास के अंदर ऐसा कोई दिन हो ही नहीं जिस दिन आपके पास शीट नहीं हो। शीट तो डेली रहनी चाहिए ना, लेकिन वो डेली तभी रख पाते हैं जब डेली सोल्व कर रहे होते, अदरवाइज वो याद नहीं आती, फिर पड़ी रहती कहीं मिट्टी धूल मिट्टी खा रही होगी। और किसी ने तो ऐसे ली भी नहीं होगी, कौन संभालेगा? फालतू पढ़ना तो है नहीं, है ना? तो इस वजह से थोड़ा, नहीं तो अभी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसमें अपने सोल्व करते, पर कोई दिक्कत, मंडे को देखते हैं फिर। चल तो यहाँ तक नोट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने सीट्रस निमेटोड के बारे में। नेक्स्ट निमेटोड आता है सीट्रस निमेटोड, और इस निमेटोड की अगर बात करें तो ये बेसिकली अपने टाइलेंकिडा ऑर्डर के अंदर आता है, और टाइलेंकुलिडी फैमिली है इसकी, टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस बोलते हैं इसको, है ना? और इसके अंदर अगर देखें इंडिया के अंदर इसको सबसे पहले सिद्दीकी 1961 में, अपने पहले भी पढ़ा था कि अलीगढ़ से इसको रिपोर्ट किया था। मैच्योर फीमेल आर सेमी एंडोपैरासाइटिक ऑन रूट ऑफ सिट्रस एंड अदर प्लांट्स को सिट्रस डिक्लाइन डिजीज, यानी इसके कारण कौन सी डिजीज होती है? सिट्रस डिक्लाइन डिजीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिट्रस डिक्लाइन डिजीज कौन कॉज करता है? तो टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस। इस निमेटोड की अगर बात करें तो इसकी अगर आपसे पूछ ले कि जो अपने इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? मैच्योर फीमेल। एक निमेटोड की अपनी इन्फेक्टिव स्टेज पड़ी थी इमेच्योर फीमेल, किसकी पड़ी थी? रेनिफॉर्म निमेटोड की, है ना? रेनिफॉर्म निमेटोड की इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो इमेच्योर फीमेल होती है। बाकी निमेटोड्स की अगर बात करें तो बाकी निमेटोड्स की J2 स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव होती है। एक महीना की पड़ी थी अपने, J2 स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव होती है। ठीक है, एक्सरसाइज शीट कोचिंग में मिल जाएगी। हाँ कोचिंग में मिल जाएगी भैया, कोई दिक्कत, ले लेना। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें फीमेल ले एग्स इन जिलेटेनियस मैट्रिक्स सीक्रेटेड थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। अब देखो हर अपने निमेटोड के अंदर अपने पढ़ा था मेलेडोगाइनी था, उसके अंदर जो ये जिलेटेनियस मैट्रिक्स सीक्रेट हो रहा था, जिसके अंदर एगलिंग हो रही थी, वो कहां से हो रहा था? रेक्टल ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा था। वहीं अगर सिट्रस निमेटोड के अंदर बात करें तो ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ही अपने सीक्रेट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, है ना? ये एक्सक्रीटरी सेक्रेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, पढ़ा भी था आपने। सेक्रेटरी ये अपने एक्सक्रीटरी सेक्रेटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीशन का काम तो करता ही है वो, लेकिन साथ के साथ सेक्रेशन का काम भी करता है, मतलब कुछ अपनी उपयोगी पदार्थ स्त्राव करने का भी वो काम करता है। उत्सर्जन तो करेगा, लेकिन साथ में कुछ उपयोगी उत्पाद स्त्राव करने का भी काम करता है। और उसके अंदर एक अपने जिलेटेनियस मैट्रिक्स यानी एक गाढ़ा द्रव्य स्त्रावित किया जाता है, जिसके अंदर क्या होती है? एगलिंग की जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे मेलेडोगाइनी का पूछे वहां तो रेक्टल ग्लैंड होगी, और यहां अगर पूछे तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सक्रीटरी पोर होगा या एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, वही क्या करेगा? एक गाढ़ा द्रव्य स्त्रावित करेगा, और उसी के अंदर क्या होगी? एगलिंग होगी। उसके बाद में अगर टोटल लाइफ साइकिल की बात करें इसकी 6 to 8 लाइफ साइकिल, ये सॉरी टोटल लाइफ साइकिल अपने लाइफ स्पेन की बात करें, पूरा लाइफ स्पेन कितने डेज का होता है? 6 to 8 वीक का होता है, मतलब मान के चल सकते हैं लगभग क्या हो गया
1.5 से 2 महीने का इसका लाइफ साइकिल होता है। पीक पॉपुलेशन फाउंड इन अप्रैल टू अक्टूबर, यानी अप्रैल से अक्टूबर, मतलब अपने बोल सकते हैं कि ये समर सीजन के अंदर ज्यादा डैमेज करता है ना, हाई टेम्परेचर रहता है, समर सीजन है उसके अंदर ये ज्यादा डैमेज करता है, विंटर्स के अंदर इसका डैमेज देखने को नहीं मिलता है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट वही कार्बोफ्यूरान से करेंगे और इंटरक्रॉपिंग में वही अपने एंटागोनिस्ट निमेटोड एंटागोनिस्ट क्रॉप है जिसमें अपने बात की ओनियन, गार्लिक, मैरीगोल्ड, इनको अपने इंटरक्रॉपिंग में भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने निमेटोड है, ये सीट्रस का है, लेकिन सीट्रस के साथ साथ और भी प्लांटेशन क्रॉप के अंदर क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। लेकिन इसके कारण कौन सी डिजीज होती है, सीट्रस डिक्लाइन डिजीज। मतलब सीट्रस डिक्लाइन डिजीज में क्या सिम्टम्स होंगे, नाम से ही पता लग रहा है सीट्रस डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो टॉप से स्टार्ट होते हैं। प्लांट होता है टॉप से ऊपर से धीरे धीरे ब्रांचेज होती है और ड्राई होती जाती है और नीचे की तरफ आता है, डिक्लाइन है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। जैसे इसके सिम्टम्स आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे आप देखते जा रहे हैं कि ये जो अपने इसके प्लांट है वो ऊपर से धीरे धीरे सूखता हुआ प्लांट पूरा सूख रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर की जो ब्रांचेस है वो ड्राई होना पहले चालू होती है और उसके बाद में नीचे की तरफ पूरा सूख जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिक्लाइन, है ना, सीट्रस डिक्लाइन डिजीज। इस प्रकार की डिजीज, और इस प्रकार की इसकी फीमेल्स होती है वो अपने सेमी एंडोपैरासाइटिक होती है, मैच्योर फीमेल होती है जो उसकी बात करें अपने, है ना, तो ये इस प्रकार से डैमेज करती है। ठीक है, तो ये अपने सीट्रस निमेटोड यानी जिसको टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस बोलते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेम पे कहाँ आएगा भैया, रूट पे है ना, रूट पे होगा ना, स्टेम पे कहाँ आएगा, स्टेम पे आएगा ही नहीं। क्या बोला, रूट एंडोपैरासाइटिक कहाँ है, रूट के ऊपर है ना, ये साफ साफ लिखा हुआ, सेमी एंडोपैरासाइटिक ऑन रूट्स। अधिकांश रूट पे होते, सभी नहीं होते। हाँ, आपने स्टेम पे कैसे पहुंचा दिया। अभी आप लोग टेस्ट जरूर देना भैया, टेस्ट नहीं देते हो आप लोग, बहुत गलत बात। ऐसा कोई नहीं है चीज जो टेस्ट नहीं दे, किसी ने अगर हो सकता है 5 दिन ही क्लास ली हो तो 5 दिन में जो पढ़ाए वही करना, कोई दिक्कत। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सर मेरे को, 5 ही कर देना, पर कम से कम टेस्ट में बैठना जो। बैठने का फायदा इतना ही है कि 2 घंटे बैठे बैठे कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ते तो अपने को आइडिया तो लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और वापस मेरे को, अगर अभी तक तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन वापस जब भी पढ़ूंगा तो मेरे को किस तरीके से पढ़ना है ताकि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं, तो इसके लिए आपको वहां 2 घंटे बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन आए उतने ही करने, ऐसे दीवार में सर नहीं मारना, दीवार में सर मारते सर फूट जाता है ना। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग मतलब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, छोड़ दो, लेकिन उसके लिए इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे को नहीं आ रहा मतलब किसी को ही नहीं आ रहा, ऐसा। आपका रिजल्ट तो घर पे शेयर नहीं करते होंगे ना, करते हैं क्या, करते हैं, नहीं करते, नहीं आप नहीं, इंस्टीट्यूट की तरफ से जाता है क्या, पता हो तो हो जाता, जाता तो मतलब नहीं जाता। क्या करते हैं, हाँ पेरेंट्स के नंबर डालते तो ही जाता है। हाँ, नंबर तुम डालते नहीं, ऐसे ऐसे मैसेज जाएंगे। कल पेपर में क्या देंगे, क्वेश्चंस देंगे। हाँ, निमेटोलॉजी 50-50, हाँ बिल्कुल, एंटो और निमेटो 50-50। हाँ हाँ, तो सोचा ना मैंने रात को, अभी 50-50 है,
50-50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन निमेटो के, 10 एंटो के। हो सकता है 11-9 भी हो जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन बाद में आपने बोला कि सर 50-50 आना चाहिए। हाँ 50-50 आना चाहिए ना। 50 में तो क्या है, देखो 10 क्वेश्चन देने हैं तो 10 क्वेश्चन 4 क्लास में क्या 10 क्वेश्चन दोगे? अभी कितनी क्लासेज हुई है आपने? 9 क्लासेज हुई है क्या? हाँ, 9 क्लासेज में 10 क्वेश्चन बढ़िया, एक क्लास से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्लास में से एक क्वेश्चन। आप भी कर लेना पेपर में, क्या है। हाँ तो क्या हो गया, तो यहाँ कौन सा तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तो जितना आए उतने कर देना, बाकी छोड़ देना, अपने क्लास में कर लेंगे, क्या हो गया उसमें। या तो कि सर हमारे कॉलेज मिल रहा था, आपने गड़बड़ कर दी। जो क्वेश्चन आए वो कर देना, नहीं आए वो छोड़ देना, अपने क्लास में कर लेंगे, क्या हो गया उसमें। हाँ पेपर जरूर देना, वो कंपल्सरी। हाँ एंटो पूरी कंप्लीट। एंटो और निमेटो ये दोनों आपको अच्छे से पूरी पढ़ लेनी है। 20 क्वेश्चन है अपने, 20 में से अगर 5 भी आ रहे हैं आपको, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन वो है कि 20 में से 5 आ रहे हैं और 15 कर रहे हो तो वो गलत है। 5 आ रहे तो 5 ही करो, 10 आए तो 10 ही करो, जितना आए उतना। ऐसा नहीं है कि अपने कि मैं तो 20 में से 20 ही करूंगा। कैसे पिछली बार मुश्किल था? नहीं ऐसा नहीं, अब की बार कंप्लीट है, शुरू से लेके एंड तक, टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन, एक एक क्लास में से क्वेश्चन। कितने सब्जेक्ट आएंगे, 5 या 4? हाँ 6 मान लो। कुछ नहीं कह सकते सर, आप कंफर्म कर दो, हम पूरा ही पढ़कर आएंगे। हाँ पूरा ही पढ़ के आना है। वैसे भी लास्ट 2-3 दिन का तो पढ़ना होता ही नहीं, वो वैसे ही याद रहता है, और नहीं रहता तो फिर कोई मतलब है नहीं, फिर वैसे ही। नोट कर लिए सभी ने? जल्दी नोट करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने रूट लेजन निमेटोड्स। रूट लेजन निमेटोड मतलब इसके कारण क्या होता है, रूट के ऊपर लेजन्स बनते हैं। लेजन्स मतलब, लेजन्स का मतलब क्या होता है? रूट लेजन्स निमेटोड, रूट के ऊपर लेजन्स बनते हैं। जैसे अपने पढ़ते हैं सीट्रस कैंकर पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं ना, वाटर शॉक्ड लेजन्स बनते हैं। लेजन्स का मतलब धब्बा ही हुआ, लेकिन कैसे होंगे, वाटर शॉक्ड होंगे, है ना, थोड़ा अपने मॉइस्चर लिए हुए होते हैं, है ना, लेजन्स बनते हैं। तो इसके अंदर ये अपने रूट लेजन निमेटोड होता है। ये कौन सा है, तो ये अपने टाइलेंकिडा ऑर्डर का पैराटाइलेंकिडी फैमिली है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज है ना। पैराटाइलेंकस जो निमेटोड है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज है। ये अलग अलग क्रॉप के अंदर, अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप के अंदर भी, ऑर्चार्ड्स के अंदर, सबके अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है। जिसे अपने सीट्रस, बनाना और कॉफी के अंदर आती है जो स्पीशीज, और इसी प्रकार अपने थॉर्नी स्पीशीज होती है पल्सेस के अंदर और वीट के अंदर आती है। क्वेश्चन पहले एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि रूट लेजन निमेटोड्स की वीट में कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज आती है। अपने पैराटाइलिंकस थॉर्नी है, ये कौन सी क्रॉप के अंदर डैमेज करता है, तो वीट के अंदर। उसके बाद हम पैराटाइलिंकस नेग्लेक्टस की बात करें, ये सीरियल्स के अंदर डैमेज करता है। पैराटाइलिंकस इंडिकस है राइस के अंदर, और पैराटाइलिंकस जो लूजी है ये किसके अंदर आता है, चाय के अंदर आता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इसकी रूट लेजन निमेटोड की। उसके बाद में अगर बात करें इंडिया के अंदर,
इसको अपने मायने और सुब्रमण्यम ने 1939 के अंदर रिपोर्ट किया था इसको अपने कर्नाटका से। और मेल और फीमेल दोनों ही कैसे होते हैं, इसके वर्मी फॉर्म होते हैं। अभी तक अपने जो निमेटोड्स देखे थे उसमें मेल और फीमेल्स अलग अलग थे, मतलब उनमें डाइफॉर्मिज्म देखने को मिल रहा था। फीमेल थी वो डिफरेंट शेप की थी और मेल थे वो वर्मी फॉर्म थे। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैसे होते हैं, वर्मी फॉर्म होते हैं। और ये कैसा होता है, ये माइग्रेटरी एंडोपैरासाइटिक एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 4 to 5 वीक्स, यानी इसकी 4 to 5 एक लगभग 1 महीने में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और ये कैसा है, माइग्रेटरी एंडोपैरासाइटिक है। इससे पहले जो अपने निमेटोड पढ़ा था सीट्रस निमेटोड, वो कैसा था, सेमी एंडोपैरासाइटिक निमेटोड था। तो ये जरूर याद रखना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं पैरासिटिज्म से, कि कोई भी निमेटोड का आपको पूछ ले कि इसका पैरासिटिज्म पैटर्न क्या है, मतलब किस टाइप का है, एंडोपैरासाइटिक है, एक्टोपैरासाइटिक है, सेमी एंडोपैरासाइट है या सेडेंटरी एंडोपैरासाइट है, किस टाइप का है ना। तो पैरासिटिज्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेजर मेजर जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। या तो फीमेल का टाइप पूछ लेते हैं, या क्या पूछ लेते हैं अपने कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है वो पूछ लेते हैं, या डायरेक्ट कुछ भी नहीं देके सीधा कॉमन नेम दे दिया और आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। और या फिर ज्यादा से ज्यादा आपसे अपने पैरासिटिज्म के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये अपने निमेटोड है जो रूट लेजन निमेटोड्स बोलते हैं। रूट के ऊपर क्या होती है, लेजन्स बनते हैं, धब्बे बनते हैं, लेकिन वो वाटर सॉक्ड होते हैं। वाटर सॉक्ड मतलब मॉइस्चर लिए होते हैं।
चलो, तो यहां तक अपने नोट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, ऐसे रूट्स के ऊपर क्या होता है, लेजेंड्स बनते हैं, जिसके कारण रूट्स क्या होती है अपने सड़ने लगती है धीरे धीरे ना, और रूट्स की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, कमजोर रह जाती है, वीक रह जाती है। उसके बाद में अगर बात करें अपने दूसरा निमेटोड, वो एम्फिलिकिड निमेटोड आता है। एम्फिलिकिड निमेटोड अपने पढ़ा भी था कि इनको क्या बोलते हैं, फोलियर निमेटोड्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि मतलब ये क्या करता है, फोलियर पार्ट के ऊपर अटैक करता है, लीव्स के ऊपर अटैक करेगा ये, है ना। तो ये एम्फेलिकिडा ऑर्डर है इसका, और फैमिली एम्फेलिकोइडिडी फैमिली होती है इसकी। स्पीशीज की बात करें, इसकी बहुत सारी स्पीशीज है। फोलियर निमेटोड पर्टिकुलर एक क्रॉप के अंदर अटैक नहीं करता, और भी मतलब इसके थ्रू बहुत सारी क्रॉप के अंदर अटैक होता है, जिसके कारण कई इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज एम्फेलिकोइडस के कारण होती है, कौन सी आती है, राइस के अंदर आती है, व्हाइट टिप डिजीज होती है, पढ़ा था राइस के अंदर, पढ़ा था ना। हाँ, उफरा डिजीज पड़ा था, है ना। तो इसमें अगर बात करें, एम्फेलिकोइडस ओराइजी निमेटोड है, ये राइस के अंदर डैमेज करता है। इसके साथ साथ एम्फेलिकोइडस वैसे ये भी राइस और ट्यूबरोज के अंदर, ट्यूबरोज क्या है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, उसके अंदर इसका अटैक होता है। एम्फेलिकोइडस फ्रेजेरी की अगर बात करें, स्ट्रॉबेरी के अंदर आता है। एम्फेलिकोइडस राइजेम उसी की बात करें तो ये अपने क्राइसेंथेमम के अंदर डैमेज करता है, जिसको गुलदाउदी बोलते हैं ना। इंडिया के अंदर अगर बात करें, इसको 1934 में दस्तूर ने रिपोर्ट किया था, एम्फेलिकोइडस राइस के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया था 1939 के अंदर। तो ये बेसिकली कहां अटैक कर रहा है, ये फोलियर पार्ट के ऊपर। ये तो ऑलरेडी अपने पढ़ा है कि फोलियर पार्ट के ऊपर अटैक करेगा। इससे क्या होता है, जो अपने लीव्स होती है वो थोड़ी रिंकलिंग आती है लीव्स के अंदर, यानी श्रिंक हो जाती है लीव्स होती है, और डिफॉर्म्ड हो जाती है, विकृत आकार की हो जाती है, टेढ़ी-मेढ़ी, है ना। कई बार क्या होती है, ओनली लीफ के सिम्टम भी दिखाई देते हैं, लीव्स होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। वो तो हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया के कारण भी हो सकती है, क्योंकि निमेटोड्स जब भी कोई पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अटैक करता है तो उसके कारण क्या होता है, वहां पर वो कुछ अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। उनके कारण क्या होता है, वहां की पर्टिकुलर सेल्स के अंदर इस प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने एम्फेलिकेट निमेटोड, यानी जिसको एम्फेलिकेडा ऑर्डर है इसका, और फैमिली है एम्फेलिकोइडिडी फैमिली है इसकी। और इसके बाद में जो निमेटोड्स अपने, ये निमेटोड है, ये तो क्या है, फोलियर निमेटोड है ना। इससे पहले जो निमेटोड्स पढ़े थे, इसमें सिर्फ एंग्विना ट्रिटिस ही ऐसा निमेटोड था जो कहां कर रहा था, अपने फोलियर पार्ट के ऊपर अटैक कर रहा था। बाकी सभी के सभी निमेटोड्स अपने देखे थे कि रूट फीडर्स होते हैं, इसीलिए अपने बोलते हैं कि मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स, हाँ, रूट फीडर्स। बट कुछ ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं, एरियल पार्ट के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। वो स्पीशीज आपको मेजरली याद रखनी है, कौन कौन सी स्पीशीज होती है। अभी तक आपने दो ही स्पीशीज पढ़ी, एंग्विना और एम्फेलिकेट। किसके अंदर, हाँ, दस्तूर 1936 है, सॉरी, है ना, सही कर लेना इसको।
इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें, पड़ोसी से नोट कर लेना बाकी है ना, ये व्हाइट टिप डिजीज अपने बोली थी। व्हाइट टिप डिजीज यहाँ लीव्स के ऊपर क्या होता है, टिप्स होती है, वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की हो जाती है, इसलिए व्हाइट टिप डिजीज बोल रहे हैं। अपने राइस के अंदर आती है। एम्फिलिकेट निमेटोड्स की बात करें, निमेटोड फीड ऑन फोलियर पार्ट एंड फ्लोरेट्स एंड रिमेन बिटवीन ग्रेन इन क्यूसेंट स्टेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब ये बेसिकली, हाँ धीरे धीरे पढ़ाऊंगा एकदम आराम से। तो ये निमेटोड्स होते हैं जो, क्योंकि इंग्लिश तो फास्ट पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो हिंदी में मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा तो भी कुछ ऐसा, एक बार पढ़ के बता, फिर वापस तेरा एक्सेंट समझता हूं मैं, फिर उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्या ये फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या है पहले देखो, इंग्लिश से घबराना नहीं है ऐसी। हाँ एक तो इंग्लिश को देखते ही घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या कैसे बोलेंगे, लफड़ा हो गया है। तो इसके अंदर जो अपने कई बार क्या होता है, बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है ना, उस टाइम सब कुछ समझ में आता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे, उनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि क्लास में पढ़ाया जाता है, सब कुछ ही समझ में आता है, लेकिन जैसे ही घर पे जाके पढ़ता है कुछ भी नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वहां मीनिंग ढूंढते रहते हैं, फिर इसका क्या मीनिंग था, इसका क्या मीनिंग था, इसका यहाँ कि सर ने बताया था ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, अब किसका क्या होता है वो नहीं पता, है ना। हाँ, तो वो घर जाके जब वापिस इंग्लिश पढ़ते तो इंग्लिश पे तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इंग्लिश को, और काम करने के तौर पे आप क्या करते हैं, ज्यादातर कोई मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आता ना, तो तुम इतना कर सकते हो कि डिक्शनरी खोली, उसमें मतलब देखा, ठीक है ये मतलब होता है, बस भूल गए, बंद कर दिया, एक बार पढ़ लिया ये मतलब होता है, पढ़ लिया, दोबारा थोड़ी याद रहेगा तुम। लेकिन वही क्या करते हैं, वही अगर आपने कोई मीनिंग देखा और उस मीनिंग को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया, तो उससे क्या होता है, वो हमेशा के लिए वो मीनिंग बार बार कहीं काम आएगा, तो आगे भी वो बार बार आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें क्या लगता है, थोड़ा सा डेडिकेशन और मेहनत लगती है, वो है नहीं, विल पावर चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए ना। तो निमेटोड्स फीड ऑन फोलियर पार्ट, फोलियर पार्ट मतलब लीव्स वाला पार्ट होगा, फोलियर पार्ट एंड फ्लोरेट्स मतलब पुष्पक्रम, ठीक है, एंड रिमेन बिटवीन ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स के बीच में रहता ही, अटैक तो कहां करेगा, लीव्स के ऊपर करेगा, उसके बाद में फ्लोरल पार्ट के ऊपर जो स्पाइक्स होगी, फ्लोरेट्स होंगे, उनके ऊपर अटैक करेगा, उनके बीच में जो ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा है, उन ग्रेन्स के बीच में चला जाता है, और वहां जाकर कौन सी स्टेज में चला जाता है, क्यूसेंट स्टेज के अंदर। क्यूसेंट स्टेज की अगर बात करें तो इसको अपने बोला था कैसी डोरमेंसी, रिवर्सिबल डोरमेंसी, कैसी बोली थी, रिवर्सिबल डोरमेंसी बोली थी। क्यूसेंट स्टेज जिसके अंदर क्या होता है, अपने कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर अपने डोरमेंसी में जाता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, उपापचय क्रिया उसमें चलती रहती है, लेकिन उसकी अपने ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो बिल्कुल रुक जाता है। कब तक रुकेगा, जब तक वापस फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन नहीं मिलती, तब तक रुकेगा। अब इस निमेटोड के लिए फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये ग्रेन्स के बीच में जाकर क्यूसेंट स्टेज के अंदर चला गया। अब नेक्स्ट टाइम जब एक तो होस्ट क्रॉप ग्रो होगी और दूसरा वो पर्टिकुलर सीजन आएगा, तब ये निमेटोड क्या होगा, क्यूसेंट स्टेज से वापस बाहर आएगा और अपने क्रॉप के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद में मेल और फीमेल की बात करें, इसके अंदर भी दोनों कैसे होते हैं, वर्मी फॉर्म ही होते हैं। इससे पहले भी अपने पढ़ा था जो निमेटोड्स, लेजर निमेटोड, उसके भी मेल और फीमेल्स कैसे होते हैं, वर्मी फॉर्म होते हैं। वर्मी फॉर्म समझते हैं, वर्मी फॉर्म धागाकार होता है ना। द लाइफ साइकिल इज अबाउट 8 to 10 डेज, अपने पहले भी पढ़ा था कि एम्फिलिकोइडस निमेटोड होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल 8 से 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें इस निमेटोड के मैनेजमेंट के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो द शोन निमेटोड फ्री सीड गिव हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यानी सीड्स को क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट कितना, 52 to 54 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, है ना। इसके कारण क्या होता है, सीड्स के अंदर अगर कोई निमेटोड्स है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली अपने टेम्परेचर और टाइम आपको याद रखना है। टेम्परेचर टाइम में गड़बड़ हो गई, कई बार ऐसा भी साधारण सा क्वेश्चन आता है, ज्यादातर तो ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, सीड ट्रीटमेंट, हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन आपके आता है प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये जो पर्टिकुलर अपने मेथड यूज करते हैं, कौन से डिजीज के लिए करते हैं, कौन सी डिजीज के लिए करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। सीधा क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट कौन सी डिजीज के मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव है, कौन सी डिजीज के लिए, हाँ हाँ, स्मट डिजीज के लिए ना, स्मट डिजीज होती है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्मट डिजीज में भी अगर बात करें, ये लूज स्मट होती है, उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। लूज स्मट जिस बीट के अंदर आती है, लूज स्मट आती है ना, तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। पर्टिकुलरली दिया ही उसी डिजीज के लिए गया था ये, क्यों, क्योंकि उसको अपने बोलते हैं इंटरनल सीड बोर्न, मतलब उसमें जो अपने माइसीलियम होता है, जो फंगस होता है, वो कहाँ है, सीड के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर है।
अब वहां अगर आपने उस फंगस को खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीड्स को गर्म पानी से अपने ट्रीट करते हैं, जिसके कारण वहां ये टेम्परेचर पूछ लेता है कई बार कि जो हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट देते हैं स्मट डिजीज के मैनेजमेंट के लिए, तो उसके अंदर जो अपने टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है, तो ये अपने 54 टू 56 डिग्री सेल्सियस या 52 टू 54 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर टेम्परेचर इतना है तो टाइम भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, टाइम अगर ज्यादा होगा तो भी गड़बड़ है ना। उससे क्या हो सकता है, उससे एम्ब्रियो डैमेज हो सकता है, और एम्ब्रियो या अपने भ्रूण इसका नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा, सीड सीड रहेगा ही नहीं होता। हाँ, सीड सीड नहीं होगा उसको, फिर आप वो ये नमक मिर्च डाल के खा लो उसको सीधा, बाकी उसका कुछ नहीं होगा। तो ये उबालना नहीं है उसको, कुल मिला के अपने क्या करना है, एक फिक्स टेम्परेचर है 54 से 56 डिग्री सेल्सियस, उसी के ऊपर 10 मिनट के लिए इसको रखना होता है, और उसके बाद में सुखा के और उसको क्या कर दो, शोविंग कर दो। तो उसके कारण क्या होता है, उस सीड के इंटरनली अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली स्मट डिजीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने एम्फिलिकोइडेस निमेटोड के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो मंडे को आप लोग एक्सरसाइज शीट जरूर लेके आना सब लोग, निमेटोलॉजी की। कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है मेटिंग के टाइम पे जो काम आता है, उसको कॉप्युलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। सिलेबस अभी कहाँ हो जाएगा, अभी तो एक वीक पढ़ेंगे पूरा। क्या एंटोपैथो से पीछा छुड़ाना चाहते हो क्या, कि ये कब खत्म हो, बस ये खत्म होते ऐसा लगेगा हमारा प्री पीजी में सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा। अभी तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ना, अभी तो सिलेबस कंप्लीट किया, सेल्फ स्टडी तो की नहीं, अभी पढ़ना तो पड़ेगा। नोट कर लिए सभी ने, गलती है ना, हाँ तो इसको आप मंडे को मेरे को देना, जो जो गलती पढ़ रखा होगा ना, आपने ही पढ़ रखा हो, हाँ तो मंडे को सब अपनी शीट लेके आना, एंटो को भी लेके आनी है और निमेटो को भी लेके आनी, मतलब एंटो के तो जो आपको नोट्स दिए थे वो लेके आने, और निमेटो की जो एक्सरसाइज शीट है वो लेके आनी, याद करके आना, भूलना नहीं है, लिख लेना कॉपी में से। चलो नेक्स्ट अपनी बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट अपने प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। अभी जो मेजर निमेटोड्स थे वो तो अपने पढ़े है ना, जिनके बारे में कुछ डिटेल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी निमेटोड का नाम देकर, कॉमन नाम देके आपको पूछ लेते हैं उसका साइंटिफिक नेम या जीनस पूछ लेते हैं, तो आपको पर्टिकुलर याद रखने हैं। और इसी के साथ में ये जो ऊपर अपने निमेटोड्स देख रहे हैं, ये तो सभी के सभी क्या है, प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स है। अदर प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट निमेटोड्स है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे मशरूम के अंदर भी निमेटोड्स डैमेज करते हैं। इसी प्रकार कुछ प्रीडेशियस निमेटोड होते हैं, प्रीडेशियस निमेटोड मतलब ऐसे निमेटोड्स जो अदर निमेटोड्स को फीड करते हैं, अदर निमेटोड्स के ऊपर अटैक करते हैं, है ना। तो यहां अगर सबसे पहले ब्रोइंग निमेटोड की बात करें, इरेडोफोलस सिमिलिस होता है, बनाना और सीट्रस के अंदर आता है, एक बार क्वेश्चन आया था इसका ना, कि जो अपने ब्रोइंग निमेटोड आता है ये बेसिकली कौन सी ऑर्चार्ड के अंदर डैमेज करता है, बनाना के अंदर, है ना।
डैगर निमेटोड की बात करें, जिम्फिनेमा, आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको भी। जिम्फिनेमा निमेटोड्स होता है, जिम्फिनेमा निमेटोड्स एक प्रकार से अपने पढ़ा था कि ये क्या करता है, वायरल डिजीज होती है उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी एज ए वेक्टर काम करता है। कौन? डैगर निमेटोड। उसके बाद में नीडल निमेटोड की बात करें, लोंगिडोरस, पहले भी पढ़ा है आपने इसके बारे में। स्पाइरल निमेटोड की बात करें, हेलिकोटाइलेंकस। राइस स्टेम निमेटोड, डिटाइलेंकस एंग्यूस्टस। और रिंग निमेटोड अपने सिकोनेमोइड्स, ये अपने क्रिकोनेमोइड्स। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया, विच वन इज नॉन एज रिंग निमेटोड, है ना। और लांस निमेटोड की बात करें, हेप्लोलेमस, ये इसको लांस निमेटोड बोलते हैं। मशरूम निमेटोड यानी ऐसे निमेटोड्स जो मशरूम के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, मशरूम के अंदर अटैक करते हैं। तो इसमें अपने एम्फेलिकोइडस भी है, डिटाइलेंकस भी है और रेबडेटिस भी है ना। इनकी ये पर्टिकुलर स्पीसीज है। अब ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि कौन कौन से जीनस, जीनस नहीं पूछता। जब भी मशरूम का क्वेश्चन आएगा तो आपको कंप्लीटली इसका देखो नाम से याद रह जाएगा आपको, एम्फेलिकोइडस और कंपोस्टिकोला। कंपोस्टिकोला मतलब मशरूम जब अपने ग्रो करते हैं तो किस पे करते हैं? कंपोस्ट पे तो करते हैं। मशरूम कल्टीवेशन देखिएगा, मशरूम कल्टीवेशन होती है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले कंपोस्ट बनानी पड़ती है। कंपोस्ट मतलब अपने गेहूं का या धान का भूसा लेते हैं, उसको सड़ाते हैं, सड़ा के जो कंपोस्ट बनता है उसी कंपोस्ट के ऊपर क्या करते हैं, मशरूम ग्रो करते हैं। तो उसी से याद रख लेना ऐसे ट्रिक के तौर पे, कंपोस्टिकोला, ठीक है। और एम्फेलिकोइडस मतलब अपने अभी पढ़ा कि फोलियर निमेटोड है। और मशरूम अपने को पता है कि मशरूम जब अपने ग्रो करती है तो वो बेसिकली फोलियर पार्ट ही है, उसके अपने कंपोस्ट के अंदर उसका कुछ थोड़ी होता है, रूट वाला पार्ट थोड़ी होता है, तो फंगस है। फंगस है तो पूरा पूरा उसका माइसीलियम होता है, बाहर आके खुलता है पूरा ना, उस अपने फूल जाता है बाहर आके, उसी को अपने क्या बोल रहे हैं, थैलस बोल देते हैं। माइसीलियम का ही जो अपने मासल पार्ट होता है उसी को थैलस बोलते हैं ना। तो थैलस के फॉर्म में मशरूम ग्रो होता है ना। तो इसलिए याद रख लेना अपने एम्फेलिकोइडस, कंपोस्टिकोला और डिटाइलेंकस माइसिलोफेगस, वही माइसीलियम से, क्योंकि अपने जो फंगस होता है, फंगस का मशरूम फंगस है ना। फंगस का जो अपने जिसको आप कहो कि जाल बोलते हो, उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, माइसीलियम बोल देते हैं, है ना। और इसी माइसीलियम जो अपने पूरा माइसीलियम या पूरी फंगल बॉडी होती है उसको थैलस बोल देते हैं। तो वो थैलस ही क्या है, बेसिकली मशरूम का जो फ्रूट आपको दिखता है वो बेसिकली फ्रूट नहीं है, वो क्या है, मशरूम जो फंगस है उसका थैलस वाला पार्ट यानी उसकी बॉडी पार्ट है ना। तो वो इस तरीके से आप इनको याद रख लेंगे, कंपोस्टिकोला और माइसेलोफेगस याद रह जाएगा। उसके बाद में प्रीडेटियस निमेटोड की बात करें, ऐसे निमेटोड्स जो प्रीडेटरी होते हैं यानी अदर निमेटोड्स को फीड करते हैं। इसमें मोनोगन्स याद रखना आपको, डिप्लोगेस्टर याद रखना है और ट्राइपाइला, ये जीनस है कुछ इंपॉर्टेंट है ना। जो निमेटोड्स क्या करते हैं, बेसिकली प्रीडेटरी होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं प्रीडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं, अदर इंसेक्ट को अटैक करते हैं। इसी प्रकार से निमेटोड्स भी होते हैं जो अदर निमेटोड्स को अटैक करते हैं। तो ये पूरी कहानी अपने इसके बारे में कल डिटेल से और आगे बात करेंगे, तो ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, कल नहीं परसों।